मैं गवर्नमेंट कॉलेज राधाकट से डॉक्टर बी सी जाट। आज अपन चर्चा करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन की जो संकल्पना है उसका जो बैकग्राउंड तैयार हुआ था वह प्रारंभिक जो खोजों का काल था उसी समय प्रारंभ हो गया था। इसे हम कोलंबस के काल से ही मानते हैं। जब कोलंबस ने अपनी यात्रा की तब भी उन्होंने इसके जो साक्ष्य थे वो जुटाना प्रारंभ किया। उसके बाद में जब फ्रांसिस बेकन था उसने भी इसकी स्टडी करके 1620 में इससे पूर्व भी बाद में भी बता दिया था। और जब इसको अगर हम अपने जो पुनर्जागरण काल के बाद देखा जाए तो हमबोल्ट ने जब यात्रा की थी दक्षिण अमेरिका की तब अटलांटिक पार किया। तब भी उन्होंने इन दोनों को महाद्वीपों को एक साथ मिलने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। लेकिन अगर इसको एक सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो उसका जो विकास किया वो माना जाता है एंटोनियो स्नाइडर के द्वारा। सबसे पहले एंटोनियो जो स्नाइडर थे उन्होंने ही इसको एक जो विस्थापन शब्द के साथ में जो कंसेप्ट दी थी वो एंटोनियो स्नाइडर के द्वारा दी गई। और एंटोनियो स्नाइडर ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्री एंड रिवेल्ड उस बुक के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में सबसे पहले बताया कि सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद टेलर जो एफ बी टेलर थे उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया कि सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और ये बाद में विस्थापित होकर के और वर्तमान स्थिति में आए। और 1910 में उन्होंने ये सिद्धांत या अपना विचार दिया। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के बिना इन चीज़ों को माना जाना हमारे लिए संभव नहीं था। इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किया। अपने कोपेन के दामाद व्लादिमीर कोपेन के दामाद जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने ये बेसिकली जलवायुविद थे। और इन्होंने जलवायु का जो स्टडी कर रहे थे उसी दौरान इन्होंने पाया था पृथ्वी के ऊपर कि कुछ ऐसी जगह पाई जहाँ पर जो जलवायु ऐसी जलवायु वहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या वो महाद्वीप वहाँ से विस्थापित होकर गए ऐसे उनको साक्ष्य मिले। तो उनके दिमाग में कल्पनाएं आई कि अगर ये जलवायु सूर्य अपनी जलवायु की जो सीमाएं हैं वो बदल देता तो इतना जल्दी तो ये चीज़ आसान है नहीं। तो उनको उस पक्ष को ज़्यादा मजबूत उनके मस्तिष्क में ज़्यादा जोर दिया नहीं। जबकि उनको ज़्यादा प्रबल जो चीज़ लगी वह लगी कि ये महाद्वीप सारे विस्थापित होकर के गए हैं। और इनके साक्ष्य उन्होंने जुटाना प्रारंभ किया क्योंकि ऐसी जगह जहाँ आज वो जलवायु है ही नहीं उस जलवायु के साक्ष्य मिले। जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ आज ठंडी जलवायु है लेकिन वहाँ ट्रॉपिकल जलवायु के ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति मिली। वही सेम वनस्पति अफ्रीका में भी मिली तो ऑस्ट्रेलिया में भी मिली। तो इन तीनों में समान मिलने का कारण था कि ये कभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक साथ जुड़ के रहे हैं सारे भूभाग। तो इसका जो हम वैज्ञानिक रूप में अगर सर्वप्रथम प्रयास मानते हैं जिसका श्रेय हम अगर दे सकते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर को जाता है जो जर्मन जलवायु वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके लिए साक्ष्य जुटाए 4-5 प्रकार के बेसिक साक्ष्य जो उनके थे उनके आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को अपना जो मूल रूप है वर्तमान रूप वो दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। PAN पैन का मतलब ओल सब ये ग्रीक वर्ड और जिया मतलब अर्थ यानी ज़मीन। सारी ज़मीन एक साथ जुड़ी हुई थी उसे पेंजिया कहा। और बाकी बचा हुआ जो पानी का एरिया था उसे कहा पैंथालासा। PAN पैन मीन्स ओल सब और थालासा का मतलब होता है वाटर एरिया। सारा जो पानी का एरिया था उसको पैंथालासा कहा और जो ज़मीन का एरिया था उसको पेंजिया कहा। इसके बीच में केवल एक लंबी संकरी गहरी जो घाटी थी उसे एक झील का नाम दिया। उसे इन्होंने टेथिस सागर दिया वेगनर महोदय ने। और टेथिस सागर के अंदर ही वर्तमान में हम जो एक अल्पाइन जो हलचल में जो बने हुए पर्वत हैं वो इसी के अंदर उद्भूत हुए थे। तो कालांतर में जाकर के उन्होंने इसको स्पष्ट किया था। उन्होंने ये बताया कि ये 2 दिशाओं में भूमध्य रेखा की ओर और पश्चिम में ये पेंजिया बहा और इसके बहने के कारण ही आज जो महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं वह वर्तमान रूप में वितरित हुए। और न कि ये वितरित वर्तमान रूप में हुए बल्कि ये जो इनका बहने का जो क्रम है वह आज भी चालू है। आज भी ये क्रम रुका नहीं है। और इस क्रम को और सत्य सिद्ध कर दिया इसके बाद जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई जिसके ऊपर अपन अलग से एक लेक्चर लेंगे। और उस थ्योरी ने इसको सिद्ध कर दिया कि सच में आज ये महाद्वीप सारे अपने मूवमेंट कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट की अलग अलग दिशाएं हैं और इनके भी कुछ कारक हैं। अब बात आती है
हम कैसे माने कि ये महाद्वीप एक जगह थे और बह के गए? इसको सिद्ध करने के लिए वेगनर महोदय ने कुछ साक्ष्य जुटाए, जिनमें सबसे पहला था पुराजीवाश्मीय जो पुराजीवाश्मीय साक्ष्य, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेज। इनमें जीवाश्म आए, अलग अलग जो महाद्वीप थे उनमें जीवाश्म मिले, जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु के जीवाश्म शीत और शीतोष्ण कटिबंध में मिले, तो उस वो जबकि आज वर्तमान में उष्णकटिबंध में है, ऐसे जीवाश्म जुटाए गए। इन सब का को जीवाश्मीय साक्ष्य के क्रम में रखा गया। दूसरे साक्ष्य थे बायोजियोग्राफी के, जैव भूगोलीय साक्ष्य। जैव भूगोलीय साक्ष्यों के अंदर वर्तमान में जो जलवायु वाले जो प्रदेश हैं, अभी विभिन्न विभिन्न जलवायु वाले प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में समान जो पादप और जीव जंतुओं का वितरण पाया जाता है, जबकि समान नहीं होना चाहिए, उन जलवायु के अनुसार होना चाहिए, पर वो किसी समय में उसी सेम जलवायु में रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। दूसरे जियोमोर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, वो आकृतिक साक्ष्य, हमारे धरातल की जो सरफेस फिजियोग्राफी है, बनावट है, उसके ऊपर हमने तटवर्ती जो पर्वत हैं या तट की जो उसकी कन्फिग्रेशन है, बनावट है, अगर हम उनको आपस में मिलाते हैं, बराबर पास बिठाते हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को हम पास ला करके अफ्रीका, यूरोप और इसके पास अगर हम फिट करते हैं, तो सारे वेस्ट इंडीज़ द्वीप वगैरह ये फिट होते हैं, तो लगभग ऐसा लगता है कि पूर्व में एक जगह थे। इसी प्रकार यदि ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और इन सबको भारत के साथ मिलाते हैं, तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी और ये सारा जो एरिया है वह इन द्वीपीय भागों से एक साथ सुमेलित हो जाता है। तो ये जो साक्ष्य थे वो जीवाश्मीय और सॉरी वो आकृतिक साक्ष्य थे। तीसरे जो चौथे जो साक्ष्य थे वो थे जियोलॉजी से संबंधित, यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी इनकी समान पाई जाती है, न केवल वो भूआकृतिक दृष्टि से ही हम इनको मिला रहे हैं, वो जियोलॉजिकल दृष्टि से भी समान पाए जा रहे हैं। अब बात ये आती है, कुछ लोगों ने कहा कि ये जो सिद्धांत है वो ज़्यादा वैज्ञानिक आधार का नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये जो सियाल है वह सीमा जो परत है जो सुएज महोदय ने बताई थी उसके ऊपर बह रहा है, और इसमें रुकावट आने के कारण पश्चिमी बहाव से एंडीज और रॉकी परत बने। अब बाद में लोगों ने कहा कि यदि वो कमज़ोर है तो उसके अंदर सियाल कैसे बहेगी सीमा के अंदर, और अगर कमज़ोर नहीं है तो पर्वत कैसे बनेंगे। तो इस पे भी एक उनका विवाद आया। दूसरा विवाद यह आया था कि इतने बड़े महाद्वीपों को बहाने वाले बल कहाँ से आए, इतने बड़े महाद्वीप कैसे बह के अपनी जगह गए। लेकिन इसका जो सारांश अगर आपको देखा जाए, अगर आप ये पार्ट फर्स्ट के हिसाब से देखें, तो इसके जो सारांश है उसके हिसाब से हम बात कहें तो लगभग लगभग इनका जो सिद्धांत है वह आधारहीन और तथ्यहीन नहीं है। इसके पीछे भी कुछ बेस हैं, और काफ़ी कुछ सीमा तक आने वाले जो सागर नितलीय प्रसरण और प्लेट टेक्टोनिक ने इस सिद्धांत को काफ़ी कुछ सत्य सिद्ध कर दिया था। इसके लिए आपको कुछ जो चित्र हैं वो भी देखने होंगे, और वो चित्र आपके अगर प्रश्न आता है तो उस प्रश्न के अंदर उन चित्रों को आपको ज़रूर उसके अंदर देना होगा, और मतलब उसमें प्रश्न की पुष्टि के अंदर भी ये बनाना होगा। ये चित्र मैं आपको अलग से स्कैन करके और पीडीएफ रूप में भेज दूंगा, और उसको आप बनाना। एक इसके साथ ही ग्रुप के अंदर डालने के अलावा मैं आपको कुछ असेसमेंट और दे रहा हूँ, जो आप कई बच्चे ग्रुप में नहीं देख पा रहे हैं। पर असेसमेंट ये है कि इस पूरे थ्योरी को आप एक बिल्कुल कंसेप्ट के रूप में पढ़ें। इसमें जो जो बिंदु आपको ऐसे लगें कि समझ में नहीं आए, वो तो ऊपर अलग से उतार लें, और इसका एक सारांश 1.5 पेज में आप अपने मन से पूरा उतार करके जब भी आप महाविद्यालय में आएंगे तो ये मुझे ज़रूर जमा करवाएंगे।